अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर गए ये आप ही की गलती है। बिल गेट्स की कहावत कौन है? ये बिल गेट्स आज दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल गेट्स कोई द्वीप टापू तो छोड़ो, पूरा देश खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरी की पूरी धन संपत्ति बांट दी जाए तो पृथ्वी पर हर इंसान के हिस्से कई हजारों रुपए आ जाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिल गेट्स की कई गर्लफ्रेंड्स ने उनको छोड़ दिया, उनकी हर गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के जाती थी। क्यों? आज उनकी कई कहानियों की बात करेंगे, कैसे वो बने। अजीत डोवाल, तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, सिंगापुर, मारवाड़ी, पब्लिक स्पीकिंग, हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स। आपने मेरे कई वीडियोस देखे, बड़े सराहे ये पिछले वीडियोस हमने डाले, हर वीडियो मिलियंस में गए हैं। आने वाले समय में सुंदर पिचाई, मुकेश अंबानी। क्या हुआ मुकेश अंबानी के जीवन में, कैसे वो आगे निकले अनिल अंबानी के मुकाबले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, अमेरिका आगे कैसे बढ़ा, वेनेजुएला क्यों डूब गया, और सिखों की कम्युनिटी भी बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है। अगर इस चैनल का एक भी वीडियो आपने छोड़ दिया, समझ लेना बौद्धिक विकास से नाता तोड़ लिया। एक के बाद एक पावरफुल वीडियोस दे रहा हूं। बिल गेट्स दुनिया के उन 3 लोगों में जिनका पर्सनल नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इतना बड़ा अरबपति होने के बावजूद अपने बर्तन वो खुद धोते हैं। बचपन के अंदर उनके पास एक सेकंड हैंड होंडा गाड़ी थी, गाड़ियां कभी नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली उनसे किसी ने पूछा आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो काफी देर सोचते रहे, बोले एग्जैक्टली तो याद नहीं है। बिल गेट्स का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा है कि अपने शुरुआती दिनों में उनके पास एक इंटरव्यूअर आया और उनसे उनके इंटरव्यू में पर्सनल सवाल पूछने लगा, आपकी माँ कैसा फील करती होगी, आपके पिता कैसा फील करते होंगे। और जब उनसे ऐसे बड़े एवरेज क्वेश्चन पूछे तो उसने इतना गुस्से में, उसको तो कुछ बोले नहीं, खुद को बाथरूम में जाके बंद कर लिया। अंदर इतना इरिटेट हो गए, बाथरूम से निकले नहीं जब तक बेचारे उसने माफी नहीं मांग ली ना, उस जर्नलिस्ट ने, तब तक बाहर नहीं आए। उनको एवरेज बातें पसंद नहीं, एक्सट्रीमली अपने ऊपर टफ रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी बहुत टफ रहते हैं। और ये कहते हैं कि स्टीव जॉब्स और मेरे में एक चीज कॉमन है कि हमें हमेशा एक्सीलेंस पसंद है, और अपने कॉलीग और एम्प्लॉयज जो हमारे केवल एक्सटेंशन है, वही केवल कॉलीग्स एम्प्लॉयज वही हमारे एक्सटेंशन होते हैं जो हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हैं। उनसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का डिमांड करना। स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही थे। बिल गेट्स हायरिंग के मामले में बड़े, उनको क्या है कि वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं चाहिए, उनको 2 चीजें देखते हैं, एक उनका पैशन हो कंप्यूटर को लेके, बस कंप्यूटर पर लगा रहे, दूसरा उसको कोडिंग आनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी ले लो ना तो दिक्कत है कि वो अडेप्ट करता नहीं है, और फ्रेश माइंडसेट का हो तो वो अडेप्ट कर लेता है। 2 चीजें पक्की हो, कंप्यूटर से उसको प्रेम हो और दूसरा कोडिंग उसको अच्छे से आती हो। वो कहते हैं कि आलसी आदमी ढूंढ लो, आलसी आदमी को ले आओगे तो मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा। चाइल्डहुड से इतने जीनियस थे, 15-16 घंटे रोज पढ़ा करते थे, और मां मेरी इनसे बड़ा नाराज हो जाती थी कि बिल गेट्स, जब भाई ऐसा है बिल, बच्चे बाहर जाके खेल ले, सारे बच्चे खेलते हैं, सब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तू 15-15 घंटे पढ़ता है। बिल गेट्स मानते नहीं थे, उनको पढ़ने से कुछ एडिक्शन था, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे। एक दिन मां ने सोचा इसके कमरे की बिजली उड़ा देती हूं, और कमरे की पूरी बिजली उड़ा दी, और सोचा कि अब जब पंखा चलेगा ना लाइट चलेगा तो बेचारा सो जाएगा। लेकिन मां तो मां होती है, आधी रात को देखने आई कि बिना पंखे के बेचारा सो कैसे रहा है पसीने में, और आके देख के हैरान हो गई कि बिल गेट्स अकेला एक कोने में पसीने से तरबतर बैठा हुआ और टॉर्च लेकर के किताब पढ़ रहा है। उस दिन मां को बहुत शर्म आई, और उस दिन मां को समझ में आया कि मेरा बेटा साधारण बच्चा नहीं है, ये एक प्रोडिजी है। प्रोडिजी मतलब सुपर जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो कि अननेचुरली बहुत ज्यादा जीनियस हो। उसके बाद से उन्होंने कभी किताब पढ़ने के लिए उनको रोका नहीं। चर्च में भी बचपन के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, जहां पे वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया पे कंपटीशन हुआ कि कौन पढ़ के 2000 से ज्यादा शब्द अब एक बार में अविरल लगातार बोलता जाए, धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं। और उन्होंने फ्लॉलेसली बोला। 35 बच्चे थे, 6 से 12 साल की उम्र के, ये 8 साल के थे, लेकिन पहला जो रैंक मिला वो इन्हीं को मिला। 12 साल की उम्र में मोनोपोली गेम खेलते थे बचपन से, और कोई गेम पसंद नहीं इनको, बोर्ड गेम खेलना, मोनोपोली गेम खेलना। मैथ के कॉम्पिटिशन में कोई सवाल पूछे उससे पहले आंसर देते थे, सवाल को आधे में रोक करके आंसर देते थे, इतना तेज इनका मैथमेटिक्स के, ये शुरू से बहुत एडिक्शन था इनको। कोई भी इनसे पूछता बच्चों को बताओ कि क्या सिखाएं, बच्चों को बताओ कि क्या आप एडवाइस दोगे, बोला मैथ सिखा दो। मैथ में इतना तेज थे, और मां ने इनको शुरू से प्रैक्टिस करा दी थी कि बच्चे आसपास आके खेलते थे, सारे बच्चे सोसाइटी के मोहल्ले के आसपास खेलते थे आके, उन बच्चों को बोलती थी जो जीता उसको रिवॉर्ड दूंगी, जो हारा उसको पेनल्टी दूंगी। और मां की उस प्रैक्टिस से जीतने के चक्कर में, रिवॉर्ड लेने के चक्कर में, ये और ध्यान से मोनोपोली और बोर्ड गेम्स खेलते थे। 13 साल की उम्र में इन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया, टिक टैक टो।
टिक टैक टो तो आपको मालूम होगा ना, जीरो काटा है जी। बचपन, कईयों का बचपन पीछे की बेंच पे बैठ करके टीचर बोलता रहा और टिकटॉक जीरो काटा लगा लगा के खेलते रहे। आपने और मैंने भी बहुत जीरो काटा खेला। वो एक्चुअली शुरू इसी ने किया था, बिल गेट्स ही है उस जीरो काटा का जन्म देने वाला। 14 साल की उम्र में इसने बेचारे ने मना कर दिया कि मैं स्कूल जाऊंगा नहीं। माँ ने पूछा क्यों? माँ हालांकि टीचर थी। माँ को बोला, माँ आप तो अच्छी टीचर हो लेकिन स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाना आ जानती नहीं है, टीचर पढ़ा ही नहीं पाती, टीचर से ज्यादा तो मैं जानता हूं। माँ को बुरा लग गया क्योंकि माँ खुद टीचर थी, उसको ईगो हर्ट हो गई। माँ ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और पिता भी गुस्सा हो, मुंह पे फेंक के पानी मारा था बिल गेट्स की। उनकी बहन बताती है उनकी कहानी। लेकिन बिल गेट्स बाद में स्कूल गए, पर बाद में क्योंकि स्कूल जाकर के क्या करते थे, क्लास में बैठेंगे नहीं, कंप्यूटर रूम में बैठ जाते थे, कंप्यूटर लैब में वहां लगे रहते थे। कोडिंग इनको बहुत पसंद था, वहीं पीछे बैठ करके कंप्यूटर लैब में चुपचाप लगे रहते थे। तो मास्टर ने, हेड मास्टर ने बोल दिया अब तू कंप्यूटर क्लास में आएगा नहीं, और कंप्यूटर क्लास से बाहर निकाल दिया उसको। बोला कंप्यूटर लैब में तेरी एंट्री बैन है। तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, अच्छा ये तो उदास था, पर थोड़े दिन के बाद उनके कंप्यूटर में एक वायरस आ गया, और वायरस आया तो आसपास शहर में कोई वायरस निकाल नहीं पाया। इसने बोला मैं वायरस निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे, एक ही शर्त है, वापस कंप्यूटर क्लास में बैठने देना। उन्होंने बोला ठीक है। इसने कंप्यूटर का वायरस निकाल दिया, और उसके बाद से फिर ये कंप्यूटर क्लास में बैठने लगे, और वहाँ जाकर के आराम से कंप्यूटर लैब में शाम को बैठ जाया करते थे। स्कूल इनकी कैपेबिलिटी समझ गया था कि कोडिंग में बहुत मास्टर है, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उनको 14 साल की उम्र में बोल दिया कि हमारे स्कूल का टाइम टेबल अगर ऑटोमेट करके दिखाओ तो मज़ा आ जाए। उन्होंने पूरे स्कूल का, क्लासरूम का, टीचर का कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल, कौन से घंटे में कौन सा बच्चा किस समय कहाँ पढ़ेगा, कौन सा टीचर रेस्ट करेगा, कौन सा टीचर क्लास देगा, कब स्टूडेंट का गेम्स पीरियड होगा, इन्होंने बड़ा अच्छे से पूरा ऑटोमेट कर दिया पूरे स्कूल को 14 साल की उम्र में, सारे टाइम टेबल, सारे शेड्यूल को। और अपना तो जुगाड़ कर लिया, अपने आसपास जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, उनके बीच में अपनी सीटिंग अरेंजमेंट हर क्लास में कर दी। 15 साल की उम्र में सियाटल में बहुत ट्रैफिक हुआ करता था। ट्रैफो डेटा नाम का इसने सॉफ्टवेयर ऐसा बढ़िया बना दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार कर दिया जिससे और पूरा का पूरा ट्रैफिक को ऑटोमेट कर सके और ट्रैफिक कहीं जैम लगे ही नहीं। उसके लिए सरकार ने इसको $20,000 भी दिया था। 18 साल की उम्र में मैथमेटिक्स के कारण इसके 1600 में से 1590 पूरे के पूरे राज्य के अंदर हाईएस्ट आए थे। पिता ने इनको बोला तू हार्वर्ड चला जा, दुनिया का बेस्ट कॉलेज हार्वर्ड में जाके पढ़। ये हार्वर्ड गए और थोड़े दिन के अंदर हार्वर्ड छोड़ के आ गए। हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गए, पर आगे चल के हार्वर्ड ने इनको कॉम्प्लीमेंट्री अपनी तरफ से ऑनररी, जिसको बोलते हैं डॉक्टरेट डिग्री भी दी। एक्सट्रीमिस्ट नेचर के हुआ करते थे, पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ते रहेंगे, काम करने बैठेंगे तो काम करते रहेंगे, काम ऐसा करते रहेंगे कि वहीं ऑफिस में ही सो जाएंगे। 21 साल की उम्र में हार्वर्ड छोड़ के इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी। 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंगेस्ट अरबपति बने। 13 साल तक लगातार वर्ल्ड रिचेस्ट रहे। 1995 से 2007 तक लगातार वर्ल्ड रिचेस्ट रहे। और इनफैक्ट फोर्ब्स ने 23 दफा दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों की रिपोर्ट छापी, और 23 में से 17 बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को ही बताया। इतना भयंकर फोकस, टाइटल आपने ठीक पढ़ा, इनकी हर गर्लफ्रेंड इनको छोड़ देती थी। ठीक बात है। एक्चुअली इनका बचपन का दोस्त है स्टीव बामर। ये उसको बोले स्टीव भाई, बोले हाँ बिल भाई। यार स्टीव भाई जिंदगी में सब कुछ है, अच्छी कंपनी बना ली, माइक्रोसॉफ्ट बना ली, इतने बड़े अरबपति बन गए, अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन यार मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है। तो स्टीव भाई बोले चिंता मत कर, तो एक काम कर, आज तैयार व्यार हो गया, तेरे को मैं नाइट क्लब में लेके चलता हूँ और वहाँ जाके पार्टी करेंगे। क्या करेंगे? पार्टी करेंगे। हाँ, तो बिल गेट्स भी तैयार होगा और ठीक है जी पार्टी करेंगे, हैं जी। और बोला मैं तुझे एक सुंदर देवी जी से मिलवाऊंगा, उसके साथ डेट पे जा, थोड़ा वाइन एंड डाइन कर, तेरे को अच्छा लगेगा। इसने कहा बिल्कुल ठीक है जी। ये पहुंच गए तैयार होकर के, और आज एक नई गर्लफ्रेंड बनेगी मेरी, हाँ। एक्साइटेड जाके टेबल पे बैठे, और टेबल पे बैठते ही जैसे वो लड़की बैठी, उसको कुछ थोड़ा ऑफर किया खाने पीने को। सबसे पहला सवाल पूछ लिया, देवी जी आपके 10वीं में मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे? उसके होश उड़ गए, हैं जी। ये कोई डेट पे ऐसा सवाल पूछता है लड़की से आके, तेरे मैथ में कितने नंबर आए थे? वो जाके स्टीव बामर को शिकायत लगा दी, ऐसे आदमी के साथ डेट पे भेज दिया, मेरे से मैथ के नंबर पूछ रहा है। बामर ने बुलाया, यार बिल गेट्स क्या करता है, हैं जी, लड़की से कोई मैथ के नंबर पूछता है? और लड़कियों से मैथ के नंबर नहीं पूछते, उनके मैथ में नंबर ज्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। कहता ओहो सॉरी यार, आगे से ध्यान रखूंगा, चल कोई नहीं, मैं तेरे लिए सेकंड अटेम्प्ट करता हूं। एक और देवी जी जानता हूं, उसके साथ डेट पे जा, मजा आएगा तेरे को, और याद रखियो आज मैथ के नंबर मत पूछियो। करे ठीक है जी, हाँ। और टाई लगा के रात को रेडी होके फिर क्लब पहुंच गया। अब वो देवी जी आई और पहले ही सोच के गया था कि इससे इसके मैथ के नंबर नहीं पूछूंगा, और इसने जाकर उसको बोला और मैं तुम्हारे मैथ के नंबर नहीं पूछूंगा, ऐसा करते हैं मैं 10 सवाल देता हूं, हम दोनों बैठ के सॉल्व करते हैं, जो पहले सॉल्व कर गया वो जीत गया। वो बड़ा इरिटेट हो गई, ये क्या आदमी है, डेट पे आके मैथ के सवाल सॉल्व करने को बोल रहा है।
तो वो उसने फिर जाके स्टीव बामर को शिकायत लगा दी, दूसरी लड़की ने भी। बामर बोला यार बिल गेट्स तेरा दिमाग खराब है जी, मैथ के सवाल सॉल्व कर रहा है, वहां जाके उसके साथ कंपटीशन लगा रहा है। कंपटीशन नहीं लगाते यार, कोलैबोरेशन करते हैं। तो उसको समझ आई, अच्छा यार बड़ी गलती कर दी, कंपटीशन नहीं करना था, कोलैबोरेशन करना था। ये बोला एक मौका और दे दे, तीसरी बार फिर पहुंच गया बिल गेट्स। अब पहुंच के अब तीसरी बार कोई नई देवी जी आई, उनको बोला ना तुम्हारे मैथ के नंबर पूछूंगा, ना तुम्हारे साथ कंपटीशन करूंगा सवाल सॉल्व करने में, तुम बस खाली ये बता दो तुम्हारे कौन कौन से सवाल गलत रह गए थे, वो सारे मैं खुद ही सॉल्व करके दिखा देता हूं जी, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। तीसरी वाली भी भाग गई और उसके बाद स्टीव बामर ने भी मत्था पीट लिया, यार क्या आदमी है तू, मैथ जिंदगी भर छोड़ेगा ही नहीं। ये थे बिल गेट्स। और फाइनली उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसे मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, ना मेरा ऐसे किसी के साथ चलेगा। और ये तब तक चला जब तक उनको मेलिंडा नहीं मिल गई। उनकी अपनी कंपनी में मेलिंडा काम करती थी, जिनके साथ उनका जीवन आगे बढ़ा। लेकिन वैसे अभी तक तो केवल उनकी गर्लफ्रेंड ही उनको छोड़ के जाती थी, पर अभी न्यूज में पता चला है कि मेलिंडा भी उनको 27 साल के बाद छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो रहा है इनका। ये सुन के बहुत दुख हुआ मुझको, क्योंकि दोनों में काफी प्रेम था और दोनों ने एक साथ मिलकर विश्व की बहुत सेवा भी की है। तीसरी सुंदर कहानी, ये अभी उतने अमीर नहीं हुए थे और एक एयरपोर्ट में जब ये अखबार वेंडर को बोले कि भाई मुझे जरा अखबार खरीदना है, उसने कहा ले लो अखबार। इसके पास $100 का नोट था और खुले नहीं थे। अब अखबार वाले के पास भी चिल्लड़ नहीं, बस $100 वहां बड़ा होता है, हमारे देश के 100 रुपए जैसा नहीं होता भाई, वहां सबसे बड़ा नोट $100 ही होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं रख लो, हाँ अगली बार पैसे दे देना। अगली बार ये 3 महीने के बाद उस एयरपोर्ट पे गए, उन्होंने फिर अखबार लिया, उस दिन फिर चेंज नहीं दे पाए और बड़े परेशान हो गए, यार मैं इसको 2 बार चेंज नहीं दे पाया। आगे चल के बिल गेट्स जब अरबपति बन गए, बहुत बड़े अरबपति बन गए, तो उनको याद आई उस अखबार वाले की और वो ढूंढते ढांढते उसी एयरपोर्ट पे खोज निकाला उस आदमी को और बोला सुनो मैंने तुमसे 2 बार अखबार लिया था, तुम्हें पैसे नहीं दे पाया। उसने कहा हाँ ठीक बात है। बोले अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। अखबार वाले ने बोल दिया मैंने तुम्हारी तब मदद करी थी जब मैं गरीब था और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन तुम मेरी अब मदद करने आए हो जब तुम इतने अमीर बन चुके हो, इसलिए मेरी मदद तुम्हारी मदद से ज़्यादा बड़ी है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और खुददारीपन के चलते उस वेंडर ने बिल गेट्स से कुछ पैसा नहीं लिया। तो आगे चल के कुछ दिनों के बाद, हालांकि बिल गेट्स बड़े चिंतित हुए इस बात को सुन के, वो कुछ कर नहीं पाया उस वेंडर के लिए, किसी ने उनसे पूछ लिया बिल गेट्स आप सबसे अमीर आदमी हैं, क्या आपसे भी ज़्यादा अमीर कोई है? हाँ वो अखबार का वेंडर मुझसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि आज भी उसके 2 अखबारों के कर्ज तले में दबा हुआ हूं। काइंडनेस और जेंटलनेस क्लेवरनेस से पहले आती है। अगली कहानी मैं बताऊंगा। पढ़ने का इतना एडिक्शन था, एक दिन फ्लाइट में बैठे और जब फ्लाइट में बैठे तो देखो जो अच्छी सीट्स होती है ना वो आइल सीट होती है, यानी कि बाहर वाली, क्योंकि उसमें स्पेस मिल जाता है, दायां हाथ आप हिला सकते हो। उससे कमजोर सीट मानी जाती है विंडो सीट, जहां पे बायां हाथ थोड़ा बहुत हिला सकते हो पर दाईं साइड से आप फंस जाते हो। और सबसे बेकार सीट मानी जाती है बीच की सीट, जहां दोनों तरफ से फंस जाते हो, और बिल गेट्स को बीच की सीट दे दी गई और बीच की सीट दे दी और किसी ने रियलाइज नहीं किया कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति को अपने इकोनॉमी में बीच की सीट दे दी। पायलट को पता चला, वो आया जी पीछे आ करके अपने क्रू के साथ माफी मांगने लगा, ओहो आप तो बिल गेट्स हो जी, हमसे गलती हो गई, आइल सीट कोई भी चूज कर लो जी, मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूं। तो बिल गेट्स तब किताब पढ़ रहे थे अपनी, बोले देखो प्लेन टेक ऑफ करने लगा है, मैं किताब खोल चुका हूं, अब मैं उठ करके अगर अपनी सीट बदलूंगा और जाके अनसेटल सेटल अनसेटल सेटल होऊंगा तो वो सब करने के चक्कर में मेरे 5 पेज कम हो जाएंगे और इट्स ओनली अ लॉस ऑफ 5 पेजेस इफ आई चेंज माई सीट। यहाँ रह करके भी मैंने पढ़ना है और मैं आराम से पढ़ लूंगा, अब तो मैं सेट हो चुका हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए। बिल गेट्स का इतना फोकस, लॉस ऑफ 5 पेजेस, ये मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। वो एक शुरू में नोटोरियस बॉस हुआ करते थे, बाद में नोटवर्दी बिजनेसमैन बने। शुरू के टाइम पे पॉल एलन के साथ जब उन्होंने कंपनी चालू करी तो रात को 12 बजे, क्योंकि वो बड़े एम्प्लॉयज पे कठोर थे, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे बड़ी खतरनाक ईमेल्स भेजा करते थे कि तूने दुनिया का सबसे स्टूपिड कोड लिखा है, ऐसा करके डांटने की ईमेल्स लिखा करते थे। लेकिन जब उससे लोग पूछते तुम इतना कठोर क्यों हो, बोला कठोर तो हूं लेकिन स्टीव जॉब जितना कठोर थोड़ी हूं, वो तो मेरे से भी ज्यादा गुस्सैल आदमी है। तो शुरुआत के दिनों में बिल गेट्स ये मानते हैं कि शायद मैं उतना एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं था, बड़ा माइक्रो मैनेज किया करता था लोगों को, उनकी अटेंडेंस चेक करता था, ये कौन आया, ये कितने बजे आया, ये कितने बजे निकला, ये 6 बजे का टाइम है, डॉट 6 बजे निकल गया और ये 6:05 पे निकला और बिल्कुल रुकते नहीं, बड़ा माइक्रो मैनेज करते थे। तो उनके दोस्त स्टीव बामर ने भी आगे चल के बोला, पॉल एलन ने भी बोला यार ऐसे मत किया कर, क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज अच्छा नहीं लगता है, इतने एम्प्लॉय काम करते हैं, आने जाने का टाइम ही चेक करता रहता है। इसने कहा ठीक है यार ये बड़ा बुरा मान रहे हैं जी, मेलिंडा भी बुरा मान रही है। तो इसने क्या किया, इसने लोगों की सारी नंबर प्लेट याद कर ली गाड़ियों की और नंबर प्लेट याद करके पार्किंग में जाके चेक करता था किसकी गाड़ी कितने बजे आई। आगे चल के जब इसका केबिन बड़ा हो गया तो अपनी खिड़की भी ऐसी लगा
निकाली जिससे सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट याद किया करता था कि कौन टाइम से आया, कौन टाइम से गया, और इसको लगा कि अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं चेक भी कर लूँगा इस तरह। बाद में चल करके बिल गेट्स को जब रियलाइज़ हुआ तो उसने अपने आप को काफ़ी इंप्रूव भी किया। एक और उन्होंने हमेशा बोला है कि मैं गाली देने की बहुत आदत थी। हाँ, वो एक एफ वर्ड होता है ना गाली का, FU-K ऐसा करके एक वर्ड आता है जो गाली देते हैं लोग काफ़ी। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि हमें देश का चरित्र निर्माण करना है इस चैनल पे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी बातें बताएं, पर बिल गेट्स मानते थे कि उनके अंदर ये कमी थी। वो हर स्पीच के अंदर, हर मीटिंग के अंदर एफ वर्ड, FU, एफ दिस, एफ दैट बहुत बोला करते थे। तो उन्होंने बाद में अपना एक सेक्रेटरी बिठा लिया कि तू गिना कर भाई कितनी बार गाली दी है, मैंने इसको कम करा दूं। वो सेक्रेटरी ने गिन के बताना शुरू किया। सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ गाली इसने मीटिंग में 4 बार दी थी, वो इसका लोएस्ट था। लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब मेलिंडा इनकी लाइफ में आ गई, जिसने उनको हायर पर्पस, हायर कॉज और जीवन के अंदर एक नाइसनेस, एक कैरेक्टर को बिल्ड करके दिखाया। और ये मेलिंडा के चलते ही आगे चल के एनजीओ भी बनाई है। टाइम को वैसे बहुत वैल्यू करते हैं, शुरू से टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, यू कांट बाय मोर टाइम। नो, आप ज़रा टाइम तो खरीद ही नहीं सकते, पैसा कितना भी हो आप टाइम नहीं खरीद सकते। सी बेसिकली ये कहते हैं कि मैं हर एक से मीटिंग नहीं करूंगा, मैं ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करूंगा, मैं बहुत शॉर्ट मीटिंग करूंगा, बहुत क्विक मीटिंग करूंगा, लेंदी डिस्कशन मैं पसंद नहीं करता। इतना प्रेम करते अपने काम से कि वहीं ऑफिस के अंदर सो जाते। इन्होंने जिंदगी के अंदर केवल 5 छुट्टियां ली। 33 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को चलाया, 33 साल ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, पर छुट्टी 5 बार ली। पहली छुट्टी इन्होंने 1 जनवरी 1994 को मेलिंडा से शादी के टाइम पे ली। दूसरी छुट्टी इन्होंने 10 जून 1994 को ली, उस दिन ये बहुत दुखी थे, इनकी मां का देहांत हो गया। तीसरी इन्होंने 26 अप्रैल 1996 को ली जब इनकी बेटी का जन्म हुआ। उसके बाद चौथी छुट्टी 1999 में जब बेटे का जन्म हुआ, और पांचवी जब दोबारा बेटी का जन्म हुआ 2002 में। बिल गेट्स जिंदगी भर इकोनॉमी में फ्लाई करते रहे। ये तब तक इकोनॉमी में फ्लाई करते रहे जब तक इनका प्राइवेट जेट नहीं आया। ये बोलते थे कि भाई टाइम तो उतना ही लगता है, बिजनेस में बैठूं, इकोनॉमी में बैठूं, उतरने का टाइम तो सेम ही है। और अगर मैं बहुत लंबा या बहुत मोटा होता तो बिजनेस क्लास में जाता, नहीं तो मेरे चक्कर में बाकी लोग भी बिजनेस क्लास मांगेंगे। हमारे यहाँ कंपनी की सबकी पॉलिसी है, सब इकोनॉमी में जाएंगे। तो पैसा बचाने के बहुत बहुत ध्यान रखते थे, रुपया पाई बचा के चला करते थे। इन्होंने हमेशा माना है कि मैं 10 में से 9 डिसीजन ठीक लेता हूं, 1 गलती कर देता हूं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो 9 के कारण मेरी प्रोग्रेस बहुत हो जाती है। तो रिस्क ऑफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन इज प्रेफरेबल टू अ टेरर ऑफ इनडिसीजन। हाँ, इनडिसीजन मतलब डिसीजन ना लेना बहुत खतरनाक है। और हर बैड डिसीजन के अगेंस्ट ये डजन्स ऑफ गुड डिसीजन जरूर लिया करते थे। और अपनी गलतियों से बहुत सीखते थे, इनोवेशन पे बहुत फोकस करते थे, पीआर बहुत करते थे, ये इनकी ताकत थी। तो उनकी 5 गलतियां जो ये मानते हैं उनमें से एक गलती थी कि ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट इन्होंने बनाया कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। जबकि लाइनेक्स में क्या था, खाली सुपर और एल दबा लो तो लॉक हो जाता था, पर मैक में क्या था, एप्पल में सिंगल की था लॉक करने का। इन्होंने बोला यार मैंने बड़ा कंज्यूमर अनफ्रेंडली बना दिया, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट है, दूर दूर उंगलियां दबा के करना पड़ता है। दूसरी गलती ये मानते हैं कि सैस और क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कम्युनिकेशन के जो प्लेटफॉर्म्स थे, हमने उसको प्रायोरिटी नहीं रखा माइक्रोसॉफ्ट में, वो गूगल और अमेजॉन ने हमसे पहले बना दिया। तीसरी ये गलती मानते हैं कि हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाकी सब जगह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे होते जा रहे थे, मशीन छोटी हो रही थी, मोबाइल छोटे हो रहे थे, और हमारे कंप्यूटर्स के साइजेस बढ़ते चले जा रहे थे। इस चक्कर में जब तक ये मोबाइल में भी पहुंचे, ये लेट पहुंचे मोबाइल के अंदर, और मोबाइल को भी नहीं मैनेज कर पाए, क्योंकि इनके यहां सब कुछ हमेशा बल्कि रहा है। चौथी गलती ये मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में लीडर बन सकता था, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, ये अपने ब्राउजर वर्जन ठीक करते रहे और गूगल यूजर एक्सपीरियंस ठीक करता रहा इंटरनेट टेक्नोलॉजी में। गूगल ने इंटरनेट का राजा बन गया। जो पर्सनल कंप्यूटर के मामले में दुनिया का राजा माइक्रोसॉफ्ट था, ऐसे ही इंटरनेट एक्सपीरियंस के मामले में दुनिया का राजा गूगल बन गया। और गूगल ने बहुत तेज गेम चेंज किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये ब्राउजर वर्जन ठीक करते रहे, यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर पाए। पांचवी गलती ये मानते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ रिश्ता नहीं बना पाया। यूएस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लॉबिंग नहीं कर पाने के कारण इनके ऊपर बहुत नाम खराब हुए। ये कहते थे अपने लिए, कंपनी के लिए, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, माइक्रोसॉफ्ट को अकेला छोड़ दो, हम माइक्रोसॉफ्ट हैं, हम अकेले चलेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। और वहीं ये हुआ कि स्टीव जॉब्स की कंपनी अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस बना के रखती थी, और इनके ऊपर मोनोपोली का आरोप भी लगने लगा, और मोनोपोली के आरोप के चलते यूएस फेडरल गवर्नमेंट के साथ इनके झगड़े बढ़े, और इनको आगे चल के बहुत फाइन भी देने पड़े। बहरहाल बिल गेट्स अपनी गलतियों को मानते रहे हैं और सीखते रहे, तेजी से आगे बढ़े हैं, और ऐसा समय आया कि बड़ा अल्ट्रा लग्जूरियस मकान इन्होंने बनाया। इनके मकान की बहुत चर्चा होती है। वो कहते हैं, मैंने बताया ना आपको, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स सर्टेनली योर मिस्टेक। अगर तू गरीब पैदा
पैदा हुआ तेरी गलती नहीं है, तू गरीब मरा, सुन मेरी बात, ये केवल तेरी गलती है। इन्होंने दुनिया के सबसे सेफेस्ट घरों में घर बनाया। आप जानते हैं बकिंगम पैलेस, व्हाइट हाउस और किम जोंग यू, इन तीनों के मकान के बाद जो चौथा सबसे सेफ मकान है दुनिया का, वो बिल गेट्स का है। बिल गेट्स ने तो ऐसे मकान बनाया कि अपने लिए तो बड़ी जमीन ली, आजू बाजू के सारे मकान भी खरीद लिए। सेफ्टी के चक्कर में दूर दूर तक जितने मकान थे वो सारे खरीद लिए कि बोले मैं इसको इतना सेफ बनाऊंगा। $14.5 मिलियन की बाजू की प्रॉपर्टी ऐसे ही खरीद ली। हजारों लाखों मिलियन डॉलर का ये प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। और इन्होंने, इनके मकान में लकड़ी इतनी लगी है कि अगर सारी लकड़ी बेच दें तो कम से कम $150 मिलियन तो उनको लकड़ी बेचने का मिल जाएगा। अपने सारे विजिटर जो भी इनके मकान में आते हैं उसके साथ में एक माइक्रो चिप डाल देते हैं। वो माइक्रो चिप से ट्रैक कर सकते हैं अंदर ही अंदर कि वो मेरे मकान में घुस के कहाँ कहाँ जा रहा है, उसकी सारी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। फ्लड प्रूफ, साइक्लोन प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, हर चीज़ का प्रूफ। जबरदस्त मकान उन्होंने बनाया। इनके घर के अंदर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, तरह तरह के शेफ, गार्डनर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा ऑपरेटर, इनके डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन, जनरल प्रैक्टिशनिंग जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सब मिला के लगभग 1200 एम्प्लॉई है इनके मकान के अंदर है जी। आज तक मुकेश अंबानी के बारे में जानते थे, उनके मकान के बारे में 2-4 लाइन और बताऊं। पेड़ों को पानी देने के लिए सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकली सारे पेड़ों को मॉनिटर किया जाता है। जो भी सूख गया उसको पानी अपने आप मिल जाता है। अंदर चॉकलेट और आइसक्रीम के लिए तो अलग ही कमरे बना दिए हैं। हर कमरे के साथ में किचन जरूर रखते हैं। इनको ना गर्म खाने का शौक है और मकान इतना बड़ा है कि अगर एक किचन से दूर के कमरे में अगर खाना लेके जाना ठंडा हो जाता है। और गर्म खाने के शौकीन होने के चलते आज जिस कमरे में बैठा हूं उसी के किचन से मेरा खाना बन के आएगा। हाईटेक सेंसर सिस्टम पूरा बना दिया है सर्दी गर्मी को मैनेज करने के लिए। प्राइवेट बीच अपने घर के साथ बना लिया जिसकी रेत को कैरेबियन आइलैंड से हर साल इंपोर्ट करके रेत भी बाहर से लेकर के आते हैं। और सारी जितनी हैंगिंग पेंटिंग्स हैं, अगर किसी से बोर हो जाए तो पेंटिंग्स चेंज हो जाती हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। जिस तरीके का मूड हो वैसी सारी पेंटिंग्स लग जाती हैं। उसके लिए तो उन्होंने $1.5 मिलियन अलग से उसी पे खर्च कर दिया। प्राइवेट थिएटर बना रखा है, उसके अंदर पॉपकॉर्न वेंडिंग मशीन भी लाओ भाई पॉपकॉर्न, ओए आराम से आओ भाई मिलिंडा मूवी देखेंगे हैं जी। हम ये बात सिंगम नहीं चलती बॉलीवुड की। और उसके अलावा कार्बन एमिशन के चक्कर में एक बार किसी ने पूछ लिया इनसे कि तुम तो प्राइवेट जहाज पे घूमते हो, कार्बन की बात करते हो, से कितना तेल तुम फूकते हो प्राइवेट जहाज में, कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। तो उसने बताया कि मैं साल का $7 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए यानी कि 3 गुना ज्यादा खर्च करता हूं, इसलिए कि मेरे तेल से कार्बन एमिशन ना हो, मैं महंगा वाला तेल इस्तेमाल करता हूं। बिल गेट्स तो बिल गेट्स हैं। फिलैंथ्रोपी के मामले में, समाज सेवा के मामले में बहुत आगे निकल गए, एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट किया। बिल गेट्स के बारे में कोविड के टाइम पे कभी कभार कुछ इनके ऊपर दोषारोपण भी होता रहा, पर एक बात सच है कि बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी फंड्स में से है और प्राइवेट फाउंडेशन में वर्ल्ड के सबसे बड़ों में से है। 2000 में उन्होंने बनाया था। $1 बिलियन हर साल खर्च कर देते हैं गरीबी पे, भूखमरी पे, बीमारियों पे और एजुकेशन पे। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये हर साल एक बिड भी लॉन्च करता है कि कौन इस फाउंडेशन को सबसे ज्यादा दान देगा। जो सबसे ज्यादा दान देगा उसको बिल गेट्स अपना घर घुमा के दिखाएंगे हैं जी, उसको घर में लेके जाएंगे, घुमाएंगे। आपको भी बिल गेट्स के घर जाना है तो उनको दान दे देना जा सकते हो। वैसे अच्छा इस समय कोविड के टाइम पे यही दान देना चाहिए। मैं भी कंटिन्यूसली प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं अपने दान के बारे में बात ना करूं, लेकिन लगातार प्रयास करता हूं। अपने दोस्त वॉरेन बफे को भी साथ ले लिया, भाई तू भी 90% दान देगा, मैं भी 90% सारा पैसा दान दे दूंगा। अपने बच्चों को केवल $10 मिलियन दे रहे हैं, अपनी टोटल वेल्थ का केवल फ्रैक्शन है। आप जानते हैं बिल गेट्स का नेटवर्थ $129 बिलियन। $129 बिलियन मतलब समझो 10 लाख करोड़ रुपया। ऐसा समझो बच्चों को कितना दिया, 10 लाख करोड़ है, 10 लाख करोड़ का 10% 1 लाख करोड़ बच्चों को दे सकते थे, नहीं दिया। 10 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ नहीं दिया, कोई नहीं। 10,000 करोड़ दे देते, नहीं दिया। 1,000 करोड़ दे देते, नहीं दिया। 100 करोड़ दे देते, नहीं दिया। हर बच्चे को उन्होंने केवल 70 करोड़ रुपए दिया। उन्होंने कहा बच्चों को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। 10 लाख करोड़ की नेटवर्थ में बच्चों को केवल 70 करोड़ दिया, बाकी पूरा पैसा दान में दे रहे हैं। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्होंने तब शुरू किया था जब इन्हें पता चला कि अफ्रीका के अंदर दस्त और उल्टी से बच्चे मर जाते हैं। डायरिया बोलते हैं उसको, शायद हैजा भी बोलते होंगे, कि लूज मोशन से बच्चे मर सकते हैं। इन्होंने अमेरिका में सुना नहीं था बात ये। एक्चुअली इनके लिए ये अनयूजुअल था। जैसे कोई आपको बोले संडे के बाद ट्यूसडे आ गया, आप कहोगे अरे पागल है क्या, संडे के बाद मंडे आता है, ट्यूसडे नहीं आता। ऐसे ही जैसे इनको पता चला कि दस्त उल्टी के कारण कोई बच्चा मर गया तो उनको लगा यार अमेरिका में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, हम आज इतनी उम्र हो गई हमारी और आज तक हमने कभी सुना नहीं। तो इसलिए तब इन्होंने डिसाइड किया कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से अफ्रीका में, इंडिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके हम काफी काम करेंगे।
और फिर ऐसा ही हुआ, ये यहां पे आए, इन्होंने एचआईवी के ऊपर भी इंडिया में काफी काम किया, 6 लाख नए इन्फेक्शन एचआईवी के होने से बचा लिए और पोलियो को खत्म किया। 23 लाख वॉलंटियर उन्होंने बनाए जिससे 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवाई दी। और 2014 में खुशखबरी ये कि डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस किया कि इंडिया कंप्लीटली पोलियो फ्री हो चुका है। एक्चुअली इन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश पे फोकस किया क्योंकि 30 करोड़ की पॉपुलेशन वहीं थी, और बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं। ये विजनरी रिस्क टेकर भी रहे हैं, इन जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लिए हैं इन्होंने। माइक्रोसॉफ्ट अपने कंपटीशन को इसीलिए खत्म कर सका क्योंकि रिस्क लेकर के दे ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अहेड ऑफ टाइम। इनकी एक कहावत है, वो क्या है, अगर आप आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इफ यू वांट टू गेट अहेड इन बिजनेस थिंक अहेड। बड़ा ये मेरे लिए पर्सनल इंस्पिरेशन है, ये कहावत मुझको बहुत पसंद है। अगर आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। हमने भी ये बड़ा बिजनेस में प्रयास किया, इसलिए हम भी कैटेगरी क्रिएटर हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि मैं $1 मिलियन या $100 मिलियन मैं कितना भी इन्वेस्ट करूंगा, डेटा बहुत एनालाइज करता हूं, मुझको डेटा एनालाइज करना बहुत पसंद है। तो डेटा एनालाइज करके ही रिस्क लेते हैं। और ये क्या कहते हैं, मैं इनके 5 रिस्क बताता हूं जिंदगी के सबसे बड़े। ये कहते हैं कि समटाइम्स टू डू बिग यू हैव टू टेक बिग रिस्क ऑल्सो। पर इनके कैलकुलेटेड रिस्क, पहला रिस्क इन्होंने लिया जब इन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया और हार्वर्ड ने आगे चल के इनको ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया। दूसरा रिस्क इन्होंने लिया 1980 में जब इनकी आईबीएम के साथ डील हुई। इन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, और आईबीएम ने बोला भाई बिल्लू भैया तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बढ़िया, हमको दे दो। बोले दे देंगे। बोला कितना पैसा? तो ये सब बड़े खुश हुए, स्टीव बामर, इनके साथ के सब लोग बहुत खुश हुए कि भाई सॉफ्टवेयर आईबीएम ले जाएगा, अपने कंप्यूटर में डालेगा और हमको बहुत पैसा मिल जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, हर कंप्यूटर का अलग पैसा लूंगा। सुनिए मेरी बात, एक साथ पैसा नहीं चाहिए। हर कंप्यूटर पे जब जब तुम अपने आईबीएम के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, मुझको रॉयल्टी फीस चाहिए, और तुमको ही नहीं बाकी सबको भी बेचूंगा आगे चल के। और इस रॉयल्टी के चलते इन्होंने जिसने मशीन बनाई, जिसने कंप्यूटर बेचा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इनका और इनको रॉयल्टी फी मिलती रही। वो रिस्क था। आईबीएम हो सकता है इनको डील को मना कर सकता था, इनके सारे पार्टनर दोस्तों ने बोला था, एम्प्लॉयज ने बोला था अरे एक बार में पैसा ले लेना, मुझे मारेंगे जिंदगी में। लेकिन इन्होंने एक मुश्त ना लेने की जगह रॉयल्टी का फोकस किया तो पूरी दुनिया कैप्चर कर गए। तीसरा इनका रिस्क था कि इन्होंने, एप्पल ने जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 84 में लॉन्च किया, सबने बोला तू अलग कर भैया, तेरा चलेगा नहीं, एप्पल बहुत तेज आदमी है, स्टीव जॉब्स है वहां पे। लेकिन इन्होंने उसके साथ ही अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन मॉडल पे काम करता था, जबकि एप्पल केवल एप्पल की मशीन्स पे चलता था, और इसके कारण इनको सफलता मिली, और ये पर्सनल कंप्यूटर में 90% मार्केट लेगा। चौथा रिस्क इन्होंने, जब 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ करके स्टीव बामर के हाथ में कंपनी पकड़ा करके इन्होंने मेलिंडा गेट्स, जो बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन इतनी एनजीओ चलाने के लिए चले गए थे, वो रिस्क था। लेकिन स्टीव बामर और उसके बाद हमारे इंडिया के सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट आज भी अच्छा चल रहा है। 5वां रिस्क इनका था कि जब इन्होंने $5.5 बिलियन पोलियो के लिए खर्च किए थे, उसमें काफी पैसा इंडिया में इन्होंने लगाया था। $5.5 बिलियन, आप भी समझ सकते हैं मेरी बात को। लगभग 35-40 हजार करोड़ रुपया इन्होंने पोलियो को खत्म करने लगाया, जिसमें बड़ा रिस्क भी था, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन केवल वो लोग बहुत दूर तक जाते हैं जो लगातार सीखते हैं। ये अपने डेटा को एनालाइज करके लगातार सीखते भी रहे, सीखने की आदत इनकी जबरदस्त। 5 से 7 किताबें ये हर टॉपिक पर जब बोलना पड़े तो पढ़ लेते हैं। 50 से 100 किताबें हर साल पढ़ लेते हैं। जब बच्चे इनके साथ हॉस्टल में डॉर्मेट्री के अंदर प्लेबॉय पढ़ा करते थे तो उस समय ये फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ते थे कि दुनिया के सबसे बड़े अरबपति कौन है। एक्चुअली टी बाबर से कॉलेज में इनकी दोस्ती भी, फॉर्च्यून मैगजीन इनको जब पढ़ते हुए देखा ना, तभी उनकी दोस्ती भी हो गई थी। और ये थिंक ब्रेक भी लेते हैं, हर साल 1 हफ्ते की थिंक ब्रेक लेते हैं, और उस 1 हफ्ते में केवल किताबें पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते हैं। सीखने वाला व्यक्ति जीतता है, ये बात समझ लीजिए। दुनिया का हर लीडर एक बहुत जबरदस्त रीडर है, बहुत जबरदस्त लर्नर है। हमने इसको आईबीसी के अंदर इनको घोट करके डाला है। आईबीसी के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आईबीसी मॉडल क्या है, इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। एक आईबीसी मतलब, अगर जिंदगी में कोई भी तुम्हें बिजनेस करना है ना, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की जगह आईबीसी के बारे में पता कर लो। माल को बेचें कैसे, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, कस्टमर से फॉलो अप, लीड जनरेशन, डिजिटल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, आपको कैसे एक यूट्यूबर बन सकते हो, स्पीकिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, सेलिंग स्किल्स, आपको क्लोजिंग टेक्निक, जनरेटिंग लीड। बेसिकली हमने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और सारे कोर्सेज के साथ हैंड होल्डिंग आईबीसी की शुरू करी है। आईबीसी को ना बेसिकली हम रगड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसको रगड़ देते हैं। इतना ट्रेन करेंगे भैया तुमको, इतना ट्रेन करेंगे, इतना तुमको लगा करके दबा के ट्रेन करेंगे कि जब तक तुम अपना बिजनेस नहीं चालू कर दोगे, जब तक अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं करोगे, तब तक हम तुमको ट्रेन करते रहेंगे। और इसमें कॉर्पोरेट एटिकेट के ऊपर, ईमेल एटिकेट पे, ड्रेसिंग एटिकेट पे, एलिवेटर एटिकेट, कोई भी प्रकार की एटिकेट वो सारी सिखाएंगे। हमने एक ऐसा सीएमएस लॉन्च कर दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको सेम डे रेजोल्यूशन करते हैं, आपको लर्निंग इक्वल टू अर्निंग में आगे पहुंचाते हैं। 5 लाख से ज्यादा लीड अपने आईबीसी को देते हैं ताकि दे कैन मेक ऑल्सो मनी। इनफैक्ट
इनफैक्ट अगर किसी के पास आज पैसे नहीं है ना, उसको फाइनेंस भी करा देते हैं, उसको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आईबीसी के लिए जरूर पता करिएगा। मुझे गर्व है हम आपको फाइनेंस करा रहे हैं, मुझे गर्व है कि आज इस बात पे गर्व है कि हम फंड कर रहे हैं नए भारत के उभरते सपनों को। इसीलिए हम आपके भी सपनों को फंड करना चाहेंगे। आप ऑनलाइन नंबर पर पता लगाइए, रगड़ देंगे कैंपेन क्या है। इतना जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, जब तक भैया तेरे को कॉलर से पकड़ लेंगे, जब तक तेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक तुझे पकड़ के रखेंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनिए, बड़ा बिजनेस के साथ में बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूं, आज हमारे आईबीसी सफल होते चले जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा। बिल मेलिंडा गेट्स के बारे में आज जो मैंने बताया, इसमें कई लर्निंग के नीचे लर्निंग्स बताइए अपनी। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं नीचे मुझसे बात करिए आकर के। अगर आप आईबीसी की पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं, नीचे मुझसे बात करते रहिए कमेंट बॉक्स में। मैं रेगुलरली आ रहा हूं, हो सकता है हर एक को रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आगे पढ़ता हूं। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए ना, इतने फ्री वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। नए आए सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।